Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद जेके टायर, टोटल कंट्रोल। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज सबसे पहले आपको संसद में गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी की बहस दिखाएंगे। आज वोट चोरी के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के हर आरोप का जबरदस्त जवाब दिया है और आज पूरे देश को यह बहस जरूर देखनी चाहिए, जिसमें अमित शाह ने कहा है कि इस देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये घुसपैठिए तय नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया ने आज 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। यह अपनी तरह का पूरी दुनिया में एक अलग प्रयोग है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या समय आ चुका है जब भारत में भी बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। अकेले दिल्ली में ही इस साल के शुरुआती 8 महीनों में नाबालिग बच्चों ने 101 हत्याएं की हैं और दिल्ली पुलिस कहती है कि इसका एक बड़ा कारण बच्चों पर सोशल मीडिया का प्रभाव भी है। और आखिर में आपकी मुलाकात करवाएंगे धुरंधर फिल्म में जमील जमाली का किरदार निभाने वाले राकेश बेदी से, जिनकी एक्टिंग की इस फिल्म के बाद बहुत तारीफ हो रही है। आज वो हमारे साथ लाइव होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं संसद, क्योंकि आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर बहस नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे T20 का एक सुपर ओवर चल रहा था। एक तरफ थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी ने इस मैच में कल अपनी पारी खेली थी, यानी अपना भाषण दिया था और अपने भाषण में उन्होंने आरोपों के कई बाउंसर्स फेंके थे। लेकिन आज अमित शाह ने एक एक करके उनके सभी बाउंसर्स को बाउंड्री के पार भेज दिया। हमारे देश का विपक्ष हमेशा यह आरोप लगाता है कि सरकार एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती, इससे बचना चाहती है। लेकिन आज सरकार बहस के लिए बिल्कुल तैयार थी। राहुल गांधी और विपक्ष के पास भी सरकार से सवाल जवाब करने का पूरा मौका था, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने संसद से वॉकआउट कर दिया और बहस करने के बदले वो ऐसा लगा जैसे मैच छोड़कर भाग गए। बल्कि आज वो मौका था जब पूरी सरकार उनके सामने बैठी थी और राहुल गांधी चाहते तो हर सवाल पूछ सकते थे। एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ? Let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा कि मैं मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है।
कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हम नहीं बोले, नहीं बोल सकते साहब, वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते हैं अपना पक्ष। अगर ये मानते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे एक दिन, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव कैसे हार गए। मान्यवर 2014 में सब हम जीते तो कौ 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 चालू कर दिया। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद के समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सरकार पर संसद के समय लोगों को भ्रम फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब। आज अमित शाह ने राहुल गांधी के फेवरेट स्लोगन, उनका मनपसंद मुद्दा वोट चोरी की एक नई परिभाषा देश के सामने रखी है। उन्होंने वोट चोरी की 3 बड़ी घटनाएं बताई और उन्होंने कहा है कि वोट चोरी कैसे होती है आज हम आपको बताते हैं, और वोट चोरी कब कब हुई है ये हम देश को बताना चाहते हैं। और उन्होंने 3 घटनाएं बताई हैं वोट चोरी की। पहली घटना, पहला, जब जनता जनादेश न दे और फिर भी पद हथिया लिया जाए, और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का कि कैसे वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, वो खुद वोट चोरी करके ही प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा, जब गलत तरीकों से चुनाव जीतने की कोशिश हो, और इसमें अमित शाह ने इंदिरा गांधी की रायबरेली से जीत के बारे में बताया। वर्ष 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई थी, लेकिन 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस चुनाव को खारिज कर दिया था। और तीसरा, मतदाता नहीं होना, जिसमें गृह मंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी ने देश की नागरिक बनने से पहले ही वोट दे दिया था। अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीते, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर देते। मान्यवर ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। अमित शाह ने एसआईआर के मुद्दे पर आज विपक्ष के सारे आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने वर्ष 1952 के पहले एसआईआर से लेकर 2004 में हुए आखिरी एसआईआर तक की चर्चा की और कहा कि ज्यादातर मौकों पर एसआईआर कांग्रेस की सरकारों के दौरान ही हुआ, लेकिन तब किसी ने विरोध नहीं किया। अमित शाह ने कहा कि इस देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये कोई घुसपैठिया तय नहीं कर सकता। इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका वोट मतदाता सूची में होना चाहिए। मान्यवर ये एसआईआर
और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं है। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है? और मेरा मत है, मेरा विनम्र मत है मान्यवर, कि ये नहीं देना चाहिए। तो आज एक बात बिल्कुल साफ है। पहले विपक्ष ये कहता था कि सरकार एसआईआर पर बात ही नहीं करना चाहती, वो बहस करने से भाग रही है। आज विपक्ष के पास, राहुल गांधी के पास पूरा मौका था कि वो एसआईआर पर बात कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, देश के सामने सारी बातें साफ हो जाती, लेकिन ये बहस वैसी नहीं हो पाई जैसे कि होनी चाहिए थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात बिल्कुल साफ है कि आज के युद्ध में सबसे ताकतवर हथियार टैंक या बंदूक नहीं, बल्कि मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं। अब युद्ध करने का तरीका, युद्ध करने के हथियार बिल्कुल बदल चुके हैं। और हाल में जो युद्ध हुए हैं उनसे यही साफ होता है कि जिस देश के पास मिसाइल से हमला करने की ताकत और दुश्मन के मिसाइलों को रोकने की ताकत है, यानी दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम है, वही देश युद्ध में जीतेगा। भारत अपने नए मिशन सुदर्शन चक्र के तहत एक ऐसा ही ताकतवर हथियार बना रहा है जो दुश्मन के मिसाइल्स और ड्रोन्स सहित हर तरह के हवाई हमलों को देश की सीमा के अंदर आने से पहले ही नष्ट कर दे। अब दिल्ली को एक स्वदेशी रक्षा कवच यानी एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। यह दिल्ली की रक्षा के लिए होगा और इसका नाम है मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। अंग्रेजी में आप इसे शॉर्ट में IADWS कह सकते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों को मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमलों से बचाने के लिए अब इस नए सिस्टम को तैनात किया जाएगा और इसके दो हिस्से हैं। पहला, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जो 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर की दूरी तक तेज रफ्तार से दुश्मन के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स के हमलों को नष्ट कर सकती है। इसकी एक रेजिमेंट की कीमत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। और दूसरा भाग है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिससे 300 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की दूरी तक हवाई हमलों को रोका जा सकता है। ये काफी हल्का और पोर्टेबल है, जिसे पैदल सैनिक भी आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं। और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को इसी से नष्ट किया जा सकता है और इसकी एक यूनिट की कीमत लगभग 1900 करोड़ रुपए है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरीके से स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है। और ये जो पूरा टेक्नोलॉजी में नया शिफ्ट हुआ है उसको आप अभी देखिए। रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था उसकी तस्वीरों को आज मैं आपको दिखाता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। रशिया की सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से कई बार यूक्रेन के ड्रोन हमलों को हवा में ही नष्ट किया और इजराइल ने भी अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हमास के कई रॉकेट हमलों को नाकाम किया। आयरन डोम की रेंज करीब 70 किलोमीटर तक है और ये छोटे रॉकेट्स, मोर्टार और तोप के हमलों को भी नाकाम कर सकता है। और अब आप कह सकते हैं कि दिल्ली को भी इजराइल के आयरन डोम जैसा ही एक हवाई सुरक्षा कवच मिलने वाला है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली और एनसीआर को इस एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको याद होगा, आज से 1 महीने पहले 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास एक ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट के बाद हरियाणा की अल फला यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया था और जांच में यह पता चला था कि आतंकवादियों ने दिल्ली पर ड्रोन और मिसाइल हमले की प्लानिंग की थी। इससे पहले मई 2025 में भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने दिल्ली पर मिसाइल से हमला करने की कोशिश की थी, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया था। इसका मतलब दिल्ली निशाने पर है, दिल्ली टारगेट पर है और
पाकिस्तान जैसे जो हमारे दुश्मन हैं वो समझ चुके हैं कि जब भी मौका मिलेगा वो अपने मिसाइल से या ड्रोन से यहां जरूर हमला करेंगे, क्योंकि ये भारत की राजधानी है। इसलिए दिल्ली की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। अब इस नए एयर डिफेंस सिस्टम के बाद दिल्ली की हवाई सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। इससे पहले अमेरिका से एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की कोशिश भारत ने की थी, लेकिन इस सिस्टम की कीमत बहुत ज्यादा थी, यह बहुत महंगा था और इसीलिए फिर हमने इस सिस्टम को नहीं खरीदकर अपना खुद का सिस्टम डेवलप किया है। और इसलिए आज आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए अब एक अपना एक आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत जल्द तैनात होने वाला है। अब आपको आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर दिखाते हैं और वो ये है कि दुनिया में पहली बार आज से ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय खबर दो देशों के विवाद या युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि सीधे सीधे आपके परिवार और आपके बच्चों के भविष्य से भी जुड़ी हुई है। आप इसे ऑस्ट्रेलिया का बचपन बचाओ आंदोलन भी कह सकते हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया की सरकार को यह चिंता है कि उनके बच्चों को क्या हो रहा है, उनके बच्चों पर जो बदलाव आ रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, वो इसे लेकर चिंतित हैं। और आज हम देश के हर माता पिता से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि क्या आपके बच्चों को सोशल मीडिया से बचाने के लिए भारत में भी एक ऐसा ही कानून लाने का सही समय आ चुका है। हमारे देश में 15 वर्ष तक की उम्र के करीब 35 करोड़ बच्चे हैं। फिर से आपको बता देता हूं, 35 करोड़ बच्चे हैं हमारे देश में 15 साल या 15 साल से कम उम्र के। आज हमारे देश में जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनका सबसे बड़ा डर यही है कि उनका बच्चा मोबाइल फोन में आखिर देख क्या रहा है, कहीं सोशल मीडिया उनके बच्चों को बिगाड़ तो नहीं रहा। और ऐसा कहा जाता है कि आजकल बच्चे स्कूल में कम और रील्स से ज्यादा सीखते हैं। नई पीढ़ी के बच्चे अपने परिवार से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बातें सुन रहे हैं और उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के एल्गोरिथम जो हैं वो बच्चों को गलत कंटेंट देखने से रोकने के बदले कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश के बच्चों के भविष्य को सोशल मीडिया से बचाने का एक नया रास्ता पूरी दुनिया को दिखाया है। अब वहां पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, एक्स, स्नैपचैट और थ्रेड्स सहित 10 सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बैन किए गए सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करने पर बच्चों या फिर उनके माता पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि पूरी जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनीज पर डाली जाएगी। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखा रहा हूं ये कौन कौन से ऐप्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए बैन कर दिए गए हैं। और अगर किसी सोशल मीडिया कंपनी ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपना अकाउंट बनाने दिया तो उस कंपनी पर लगभग 300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। फिलहाल इस बैन से व्हाट्सएप, यूट्यूब किड्स, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, मैसेंजर और रोब्लॉक्स जैसे ऐप्स को बाहर रखा गया है। इन पर बैन नहीं है क्योंकि ये मैसेजिंग और गेमिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार का कहना है कि आगे चलकर दूसरे ऐप्स पर भी बैन लगाया जा सकता है। और फिलहाल जिन ऐप्स पर बैन लगा है उन्होंने अब बच्चों के अकाउंट्स हटाने शुरू कर दिए हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी क्रांति ऑस्ट्रेलिया में हो रही है कि वहां सोशल मीडिया ऐप्स ने बच्चों के अकाउंट्स को डिलीट करना शुरू कर दिया है। अब ये कंपनियां अपने यूजर्स से उनके उम्र का सबूत मांग रही हैं, जबकि पहले यूजर्स अपनी जो भी उम्र बताते थे सोशल मीडिया ऐप्स उसी को सच मान लेती थी और उनका अकाउंट खोल देती थी। आपको याद होगा हमारे देश में भी ऐसा बहुत होता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो अक्सर अपनी उम्र गलत बता देते हैं और कोई उसे देखने वाला नहीं है, चेक करने वाला नहीं है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे चाहें तो कुछ ऐप्स पर अपने अकाउंट्स को वो खुद भी डीएक्टिवेट अभी कर सकते हैं और 16 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद दोबारा उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक फैसला है और अब सोशल मीडिया कंपनीज को अपने मुनाफे के साथ साथ बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन अब दुनिया में पहली बार सोशल मीडिया से बच्चों को बचाने की कोशिश अब हो रही है, जिसका स्वागत होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है
कि इस बैन से बच्चों का बचपन उन्हें वापस मिलेगा और माता पिता को भी मानसिक शांति मिलेगी। आज उन्होंने खुद एक वीडियो में क्या कहा है, देखिए। Across Australia, those under 16 are starting their day a little differently, without social media. It's a big change, and we're the first country in the world to give it a crack. But it really matters. We know being a parent today comes with a whole new set of challenges. Algorithms, endless speeds and pressures no generation before has had to deal with. Today's change is about supporting you to keep your children safe online. Putting the responsibility of right where it belongs, on the social media giants, not on parents. By banning social media for those under 16, we're giving children a childhood and parents more peace of mind. एक बात तो आप ये समझिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्वयं आकर ये वीडियो बना रहे हैं, तो इससे ये समझिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने खुद इस मुद्दे को कितना गंभीरता से लिया है। सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री खुद कैमरे के सामने आकर पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि ये क्यों जरूरी था और उनके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, माता पिता की मानसिक शांति के लिए ये क्यों आवश्यक था। और ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो ये कर दिखाया, लेकिन क्या भारत भी ऐसा करेगा? क्या हमारे देश में भी अब ऐसा कानून लाने की आवश्यकता है? ऑस्ट्रेलिया की तरह हमारे देश में भी बच्चों को सोशल मीडिया से बचाना उतना ही जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया बच्चों में हिंसा की भावना, गुस्सा और अपराध को बढ़ा रहा है। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं जो आपको हैरान कर देंगे। इस साल के सिर्फ पहले 8 महीनों में देश की राजधानी दिल्ली में करीब 1100 नाबालिग बच्चों ने अपराध किए, और 1100 नाबालिग बच्चों के जो अपराध हैं, इसमें से 101 मामले तो सिर्फ हत्या के थे। तो सोचिए, इस साल सिर्फ पहले 8 महीनों में ही नाबालिग बच्चों ने दिल्ली में 101 हत्याएं की हैं। ये कितना बड़ा बदलाव हमारे समाज में आ रहा है जब नाबालिग बच्चे इतनी बड़ी संख्या में हत्या के मामले से जुड़े हुए हैं, हत्याएं कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह सोशल मीडिया है। इन अपराधों में शामिल ज्यादातर नाबालिग बच्चे सोशल मीडिया पर कंटेंट से प्रभावित थे। ये ऐसे लड़के थे, लड़कियां, ऐसे बच्चे थे जो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी रील्स और फोटो पोस्ट किया करते थे, जिसे देखकर दूसरे बच्चों को भी बढ़ावा मिलता है। एक और नया सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि देश के 10 बड़े शहरों में हर 7 में से 1 छात्र ने कम से कम एक बार नशा जरूर किया था, और ऐसे छात्रों की औसत उम्र लगभग 13 वर्ष है। तो 13 वर्ष की उम्र में ही बच्चे नशा करना शुरू कर रहे हैं। आजकल हमारे बच्चों में डिजिटल मीडिया की लत एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। एक और सर्वे के मुताबिक शहरों में 50% पेरेंट्स मानते हैं कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया, OTT और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की लत लग चुकी है। 47% माता पिता कहते हैं कि उनके बच्चे हर दिन औसतन 3 घंटे या उससे ज्यादा समय सोशल मीडिया, OTT और ऑनलाइन गेम्स पर बिता रहे हैं। बच्चों पर सोशल मीडिया के प्रभाव का एक राजनीतिक एंगल भी आज आपको समझना चाहिए कि जब बच्चे इतनी बड़ी संख्या में सोशल मीडिया देखते हैं तो उनके मन पर क्या प्रभाव होता है। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ अपराध ही करेंगे, लेकिन उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है, उनकी जो सोच है, वो भी धीरे धीरे बदलती जाती है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आजकल आपने जो छोटे बच्चे हैं या जो जेन जी के बच्चे हैं, उन्हें एक सवाल पूछते हुए आपने भी देखा होगा। आजकल जेन जी के कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि आतंकवादी भी तो इंसान होते हैं, उन्हें आतंकवादियों से हमदर्दी होने लगी है। कई ऐसे युवा और बच्चे हैं जो कहते हैं कि घुसपैठियों के मानवाधिकार भी होते हैं, आप घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाल सकते। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा आज ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि भारत जैसे देश को घुसपैठियों को बाहर क्यों निकालना चाहिए, ये दुनिया तो सबकी है, आपको घुसपैठियों को बाहर निकालने का अधिकार किसने दिया। उन्हें धर्मनिरपेक्षता की सही परिभाषा नहीं पता। बहुत सारे ऐप्स उन्हें ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उनके दिमाग में घुसपैठियों की परिभाषा बदल रही है, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बदल रही है, आतंकवादियों से उन्हें सहानुभूति हो रही है।
और ये सवाल उन्हें किसी क्लासरूम में नहीं पढ़ाए गए, बल्कि ये सारी बातें सीधे उनके दिमाग में सोशल मीडिया से आई है। आजकल सोशल मीडिया एक खास तरह का नैरेटिव दिखा रहा है, जिसे देखकर जेन ज़ी के युवा किसी गलत बात को भी अपना विचार मानकर उसे डिफेंड करने लगते हैं, उसका बचाव करने लगते हैं। और ये सब कुछ सोशल मीडिया का एक एल्गोरिथम है। आपने ये नोट किया होगा कि सोशल मीडिया पर एक खास विचारधारा ज्यादा चलती है। सोशल मीडिया एक ऐसा खतरनाक टूल बन चुका है जो बच्चों के मस्तिष्क में खतरनाक और कई बार देश विरोधी विचार डालकर उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार चाहती है कि बच्चे सोशल मीडिया की इस डिजिटल लत से बाहर निकलें और असली जिंदगी से जुड़ें। बच्चों की जिंदगी में जो पहले की बातें हुआ करती थी, जब बच्चे बाहर जाते थे, प्लेग्राउंड में जाकर खेलते थे, अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, अपने दोस्तों के साथ समय बिताते थे, सारे दिन घर में नहीं रहते थे। ऑस्ट्रेलिया की सरकार चाहती है कि वो पुराने दिन लौट आएं। और अब दुनिया के कई और देश भी इसी मॉडल को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस पाबंदी की कई चुनौतियां भी हैं। आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी के बहुत जानकार हैं। आपसे भी ज्यादा, माता पिता से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी बच्चों को आती है। और जब इस तरह का प्रतिबंध लगेगा तो हो सकता है वो VPN का इस्तेमाल करने या फेक प्रोफाइल्स बनाकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे। हो सकता है इस बैन का उल्टा असर भी हो जाए और अब बच्चे इंटरनेट पर डार्क वेब जैसा कुछ ढूंढ सकते हैं, जो सोशल मीडिया ऐप से भी ज्यादा खतरनाक होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस मॉडल बच्चों को टारगेट करता है। हमारे देश में भी बच्चे अपने रिश्तों से कट रहे हैं, अपने परिवार से दूर जा रहे हैं। अब हमारे देश में भी पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर खाना नहीं खाता। अगर खाता भी है तो सभी लोग अपने अपने फोन पर व्यस्त रहते हैं। हमारे देश के बच्चे किताबों से दूर जा रहे हैं। अब वो हिंसा को अपना एंटरटेनमेंट मानते हैं, बाहर खेलने की बजाय ऑनलाइन गेमिंग करते हैं। लेकिन इसका एक उपाय ये हो सकता है कि इन सोशल मीडिया ऐप्स को अब पेड ऐप्स बना दिया जाए। ये एक सुझाव आज हम देना चाहते हैं। ये सोशल मीडिया ऐप्स मुफ्त की हैं, कोई भी जाकर अपना अकाउंट खोल सकता है और इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। और यही कारण है कि जब ये मुफ्त की हैं तो इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वही प्रोडक्ट बन जाते हैं। उसी से ये सोशल मीडिया ऐप्स पैसा कमाते हैं। इसकी बजाय हम सोशल मीडिया ऐप्स को कहें कि भाई आप अपने ऐप्स को पेड बना दीजिए, आप हमसे पैसा लीजिए और जो भी इनका सब्सक्रिप्शन लेगा उसे अपने सारे दस्तावेज देने ही पड़ेंगे। क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और जब आप पेमेंट करने के लिए आते हैं तो आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका कार्ड नंबर, आपके बाकी के सारे जो दस्तावेज हैं वो ऑटोमेटिकली जमा करने ही पड़ते हैं, आपको वहां पर फीड करना पड़ता है। और बच्चों के लिए उनके माता पिता को ये सारा पेमेंट करना होगा। बच्चे खुद नहीं कर पाएंगे क्योंकि 16 साल और उससे कम के बच्चों का ना तो बैंक अकाउंट होता है, ना उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, तो वो पे कैसे करेंगे? जाहिर है ये पेमेंट उनके माता पिता करेंगे और माता पिता को पता रहेगा कि उन्होंने कौन कौन सा ऐप खरीद कर अपने बच्चों को दिया है। और जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं उन्हें भी पता होगा कि किस किस बच्चे का ऐप कहां पर अकाउंट खुला है। और इससे दोनों का ही फायदा है। एक, सोशल मीडिया कंपनियों की जो आमदनी है वो बढ़ेगी, वो ज्यादा पैसा कमा पाएंगे क्योंकि अब उन्हें पैसा मिलेगा सब्सक्रिप्शन का। और दूसरा, माता पिता भी अपने बच्चों पर अब नजर रख पाएंगे। चाहे आप मामूली सा ही कोई उसका सब्सक्रिप्शन रखिए, चाहे आप 50 पैसे रखिए, 5 रुपए रखिए, 10 रुपए रखिए, लेकिन उसके लिए पैसा देना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया इस तरह का काम करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और अब यूके, जर्मनी, फ्रांस और चीन भी ऐसा ही कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। वर्ष 2019 में चीन ने एक कानून बनाया था जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के वीडियो गेम्स खेलने की समय सीमा तय कर दी गई थी। उन्हें हर दिन 90 मिनट और वीकेंड्स पर 3 घंटे तक वीडियो गेम्स खेलने की छूट थी। इससे ज्यादा वो वीडियो गेम्स नहीं खेल पाएंगे। इसलिए चीन जैसा देश, जो दुनिया का आबादी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है, वहां भी बच्चों की संख्या लगभग हमारे देश के बच्चों की संख्या के बराबर ही है, वो ऐसा कानून लेकर आ गया। ऑस्ट्रेलिया अगर ऐसा कानून लेकर आ गया तो आज हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश में भी अब कोई ना कोई कानून लाने का समय आ गया है जब आपके बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जा सके। मैं जानता हूं ये आज की सबसे फ्लॉप खबर होगी। मैं ये भी जानता हूं कि इस खबर की जो व्यूअरशिप है आज सबसे कम होगी, क्योंकि आज हमने आपको अगर कोई राजनीतिक खबर दिखाई होती
कोई नया विवाद दिखाया होता, कोई नेताओं के एक दूसरे के बारे में बयान हमने और ज़्यादा देर तक दिखाए होते तो शायद ज़्यादा व्यूअरशिप आ जाती, ज़्यादा लोग देखते, कोई मसालेदार खबर दिखाई होती तो भी। लेकिन हम ये जानते हैं कि इस खबर को आप देखेंगे नहीं, चैनल चेंज कर देंगे तो भी ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है कि हम देश के 35 करोड़ बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें और हमारी जो सोच है उसे आपके सामने देश तक रखें। आपने देखा होगा आजकल पूरे देश में एक फिल्म की बड़ी चर्चा चल रही है और उस फिल्म का नाम है धुरंधर। जिसने देखी है वो भी चर्चा कर रहा है, जिसने नहीं देखी वो भी इस फिल्म के बारे में चर्चा कर रहा है। और इस फिल्म में जब आप देखेंगे तो रणवीर सिंह की बड़ी चर्चा हो रही है, इस फिल्म में अक्षय खन्ना की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन इस फिल्म में एक और किरदार है जिसकी बड़ी चर्चा है और उस किरदार का नाम है जमील जमाली। और इस किरदार को निभाया है मशहूर कलाकार राकेश बेदी ने। वैसे तो राकेश बेदी की पहचान एक ऐसे अभिनेता की है जो हमेशा जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो दर्शकों को हंसाते हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने एक पाकिस्तानी नेता का किरदार निभाया है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो किरदार है ये पाकिस्तान के एक नेता नबील गबोल से प्रेरित है। और इस समय राकेश बेदी खुद हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं और आज हम धुरंधर के बारे में और उनके रोल के बारे में उनसे बात करेंगे। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुधीर भाई, नमस्कार। नमस्कार, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। और सर, हम आपके फैन हैं और पूरा देश आपका फैन हुआ पड़ा है आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश जी, जब आपको स्क्रीन पर देखते हैं आप बोलते नहीं है, उससे पहले ही हंसी आ जाती है। जी, अब क्या करूं, मजबूर हूं। लेकिन जब धुरंधर देखने के लिए गए और उसमें हमने आपका रोल देखा तो एक तरीके से पहले तो बड़ा शॉक लगा एकदम कि ये क्या हुआ। तो ये जो नए रूप में हमने आपको देखा और आज आपकी बड़ी चर्चा हो रही है इस बारे में कि आपने वो जो रोल है जबरदस्त तरीके से आपने निभाया है, तो ये नया शिफ्ट आपने कैसे किया? देखिए, इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे डायरेक्टर आदित्य धर को। मैंने, अगर आपको याद हो तो एक फिल्म आई थी द सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑफ उरी जी, और उसमें मेरा एक छोटा सा किरदार था जिसमें मैं पाकिस्तानी हूं लेकिन इंडिया के लिए काम करता हूं, मूल हूं। तो वो बड़ा अच्छा हुआ था सीन और आदित्य पता नहीं उससे बहुत इंप्रेस हुए, बड़े खुश थे। तो उन्होंने मुझे उसी दिन कहा था, आज से 4-5 साल पहले, कि राकेश जी, आई विल पे यू बैक फॉर दिस बिग टाइम। तो लास्ट ईयर उन्होंने मुझे फोन किया कि राकेश जी, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि आई विल पे यू बैक, तो वो वक्त आ गया है, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। मैं आपको एक बहुत बढ़िया ऐसा रोल दे रहा हूँ जो आपने कभी नहीं किया पहले, वो जोन में आप कभी नहीं। हालांकि थिएटर में मैंने से बहुत रोल किए हैं क्योंकि थिएटर एक जगह ही ऐसी जहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग अपने साथ, लेकिन फिल्मों में लोग ऐसे रोल देते नहीं कॉमेडियंस को, ये सोच के ये रिस्क होगा, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आदित्य हैड द कॉन्फिडेंस इन मी एंड आई गिव द थम्स अप टू हिम फॉर दैट। राकेश जी, इस समय जनता ये कह रही है कि ये जो फिल्म है धुरंधर, ये अक्षय खन्ना और राकेश बेदी दोनों की किस्मत को बदल देगी। पता नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तो नहीं जानता, ये वक्त ही बताएगा। मैं तो इस बात में मानता हूं कि जो भी काम मैं अपने हाथ में लेता हूं उसको अपनी पूरी ईमानदारी से अच्छे तरीके से करता हूं, ताकि वो भले ही वो मेरे शुरू के सीरियल हो, ये जो है जिंदगी हो, श्रीमान श्रीमती हो, चश्मे बंदूर मेरी फिल्म हो, जो जितने मैंने फिल्में की, 200-250 फिल्में की हैं, पता नहीं, और हजारों एपिसोड किए हैं सीरियल्स के। पर कोशिश ये करता हूं कि जो भी मैं काम करूं वो लोगों के मतलब आंखों से होकर दिल तक पहुंचे, ऐसी कोशिश करता हूं। तो ये भी उसी कोशिश में एक तरह का एक प्रयास है मेरा, जो भी रोल है। आपने दूरदर्शन के लिए इतना काम किया है और मुझे याद है 1984 में ये जो है जिंदगी नाम का सीरियल दूरदर्शन पर आपका आया करता था और आज आप फिर से दूरदर्शन पे हैं। ये मुझे तो लगता है एक तरीके से आपकी एक बड़ी स्वीट सी होम कमिंग है आज। बिल्कुल, मैं आई टोटली एग्री विद यू। मेरे दूरदर्शन से बहुत लगाव है, बहुत मोहब्बत है, क्योंकि दूरदर्शन ने, अगर आप सही मायने में देखें तो ये जो है जिंदगी पहला सिटकॉम था या पहला सीरियल था और दूरदर्शन पहला उसका माध्यम था। तो हमारी एक कॉम्बिनेशन, हमारी एसोसिएशन है, वो उसी से लोगों को पता चला हमारे देश में कि टेलीविजन की पावर क्या है।
तो आज कैसा लग रहा है आपको वापस उसी दूरदर्शन पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है और आपके साथ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके तकरीबन, मैं जब भी मुझे समय मिला है हर रोज शाम को, आप कहीं भी हो, किसी प्लेटफॉर्म पे हो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने आपको हमेशा फॉलो किया है और बहुत ही उम्दा अच्छा बोलते हो। पता थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच इस प्रशंसा के लिए। लेकिन जब मैं आपको स्क्रीन पर देख रहा था, जब मैंने धुरंधर फिल्म देखी, तो मुझे भी ये लगा कि इस रोल में आपने बहुत ज़बरदस्त होमवर्क किया है और एक ऐसा किरदार जो पल पल अपना रंग बदलता है। उसका बोलने का जो स्टाइल है वो पाकिस्तानी है, क्योंकि वो पाकिस्तानी नेता है, वो चापलूस भी है और वो मक्कार भी है। तो इस रोल की आपने होमवर्क कैसे किया, तैयारी कैसे की आपने? देखिए, अब तैयारी तो करनी पड़ती है सर, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है, ऐसा तो नहीं है बगैर तैयारी के तो कुछ नहीं होता है। मैंने एक्चुअली बहुत सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन स्टडी किए और उनकी आवाज़ें स्टडी की और फिर मैंने अपनी एक आवाज़ बनाई कि वो कैसे बोलते हैं, उनका लहजा क्या होता है, किस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं वो। तो उसका मैंने उनकी स्पीचें पेपर पे लिखकर अब याद करता था, और अब फिर रिकॉर्ड करता था। तो एक दिन मैं कार में जा रहा था, मेरी पत्नी साथ में बैठी हुई थी, तो मैंने अपनी खुद की रिकॉर्ड की स्पीच लगा दी अपने आप को रिमाइंड करने के लिए कि अब शूटिंग आ रही है, तो मैं जरा उसमें रवानगी रहे मेरे उसमें। तो मेरी वाइफ ने कहा, यार ये तुम क्यों बोर कर रही हो, किसकी भी आवाज है ये? मैंने कहा ये मेरी आवाज है। बोले क्या बात कर रही है, आपकी आवाज है, लगती तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरी आवाज है और मैं अब ऑलमोस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि ये आवाज में उसमें उस रोल में रखूं। तो किसी हद तक रखी, पूरी नहीं रखी, क्योंकि आदित्य ने कहा कि फिर पूरा आपका ध्यान जो है आवाज में चला जाएगा, आप सीन की जो बारीकियां हैं वो शायद नहीं कर पाएंगे। तो किसी हद तक आवाज और वो उनका लहजा, डिक्शन वगैरह पे वो मैंने रखा है फिल्म में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एक नेता हैं नबील गबोल जी, ये आपने बिल्कुल हुबहू उनकी नकल की है। एक्चुअली मेरा जो लुक है वो उनके बहुत करीब है। वो मैं क्रेडिट देता हूं हमारे डायरेक्टर को, हमारी मेकअप टीम को। मेरा लुक बहुत उसके करीब लेकर चले गए, वो नबील गबोल के बहुत करीब लेकर गए। लेकिन जो मेरी बोलचाल है वो मैं एक मिक्स्ड है। उसमें पाकिस्तान के और हमारे इंडिया के भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन मेनली पाकिस्तान के, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज है। तो और लहजा, डिक्शन वो मैंने कोशिश की है कि वही की रखूं। जी, इस फिल्म में जो कास्टिंग की गई है वो भी एक अच्छा प्रयोग लोग इसे मान रहे हैं कि बड़े जमाने के बाद कास्टिंग इतनी अच्छी हुई है, इतने बड़े बड़े कलाकारों को एक साथ, और बिल्कुल वो जो कास्टिंग इस प्रकार से की गई है कि वो सारे कलाकार उस रोल में एकदम डूब जाते हैं। तो इसके लिए आप आदित्य धर को श्रेय देना चाहते हैं, राइटर्स को देना चाहते हैं, या मुकेश छाबड़ा को देना चाहते हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर थे? देखिए, सबसे पहला श्रेय तो जाता है डायरेक्टर को, क्योंकि वो कंसीव करता है को या कास्टिंग डायरेक्टर को कि मुझे इस तरह के किरदार चाहिए। लेकिन हैट्स ऑफ टू मुकेश छाबड़ा का काम वहां शुरू होता है जो उस तरह के किरदारों को लाकर उस ब्रैकेट में बिठाता है, और फिर उसके बाद एक्टर्स का अपना काम शुरू होता है कि कैसे वो अपने अपने किरदार को जीवंत करते हैं। तो इसमें एक आदमी की मेहनत नहीं है, ये हर आदमी जो जहां पर जो उसका रोल है वो उसको जस्टिफाई करते करते एक लेवल तक लेके जाता है और फिर पूरी बात बनती है। जब आप ये रोल कर रहे थे और ये फिल्म बन रही थी, तब आपने कभी ऐसा सोचा था कि 71 वर्ष की उम्र में ये एक तरीके से ये फिल्म आपको एक नई पहचान देगी, एक नए तरह का नाम देगी, और ये नाम, ये पहचान, ये कब किस उम्र में आ जाए कोई नहीं जानता? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक मेरा लिखा हुआ शेर मुझे याद आ रहा है इसी बात पे। एक मेरी गजल है लिखी हुई, उसका एक शेर है कि खिजाएं उम्र भर की कटी इस उम्मीद पे, खिजाएं उम्र भर की कटी इस उम्मीद पे, एक गुल खिले मेरे नाम का आपके बहार में। क्या बात तो है? ये हर एक्टर, हर डायरेक्टर वेट करता है कि एक दिन तो ऐसा आएगा। जी, अब मैं कंट्रोवर्सी की बात आपसे करना चाहता हूं। जब से फिल्म आई है कंट्रोवर्सी भी बहुत हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म बड़ी जहरीली है, फिल्म में जहर ही जहर भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि ये जहर का इंजेक्शन है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और
कलाकारों का काम ही है कि सच्चाई जो है और समाज की सच्चाई को आईना बनाकर समाज को ही दिखाया जाए कि देखिए इस समय आपका ये चेहरा है, आजकल आप ऐसे दिख रहे हैं, आजकल आप ये कांड कर रहे हैं। तो आर्ट एंड सोसाइटी आर इंटरवोवन ऑलवेज, आपको पता ही है, और दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। आर्ट जो है वो समाज का रिफ्लेक्शन है, समाज आर्ट का रिफ्लेक्शन है, और दोनों इन कंजेक्चर ही चलते हैं हमेशा। और कोई इमेजिनेशन से, कोई ऐसे आसमान से कुछ तोड़ के नहीं लाया है कोई आदमी। ये फिल्म में जो भी जितने सीक्वेंसेस हैं या जितने इंसिडेंट्स हैं वो आसमान से नहीं तोड़े गए हैं। टॉर्चर जो दिखाया गया है सर, वो भी इतना ही दिखाया गया है जो एक आम आदमी, हम जैसा एक आम आदमी जिसको टॉर्चर का आता पता नहीं है, वो झेल सकता है। झेल सकता है, जेन्युइनली झेलने की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल झेलने की बात नहीं कर रहा हूँ, देखने की झेलने की बात कर रहा हूँ। वो देखने में जितना झेल सकता है उतना ही दिखाया गया, वरना तो आदमी थिएटर से उठ के बाहर चला जाएगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है ये फिल्म, और मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के लोग फिल्म देख देख के वीडियो बना रहे हैं और डाल रहे हैं कि हमें तो फिल्म बड़ी अच्छी लगी। तो इसमें कई एंगल्स हैं, पाकिस्तान भी है, बलोचिस्तान का जो समस्या है उसको भी बड़े महीन तरीके से उठाया गया है। तो ये कई बार ऐसा लगता है कि ये फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं है, ये एक सिनेमा ऐसा है जो एक मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये फिल्म बहुत सारे लेवल पे काम कर रही है। पाकिस्तान क्योंकि वो गिल्टी कॉन्शियस है उनका, तो उनको लगता है कि हमारी फिल्म है, जबकि उनकी फिल्म नहीं है। ये फिल्म हमारी फिल्म है कि हमारे साथ ये हुआ और हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको लगे उनकी फिल्म है, तो अगर वो गिल्टी कॉन्शियस उन्होंने किया ऐसा, तभी उनको फील हो रहा है। जी, इतने बड़े बड़े कलाकार जब एक साथ मिलते हैं, देखिए एक तरफ रणवीर सिंह खड़े हैं, फिर अक्षय खन्ना हैं, संजय दत्त हैं, अर्जुन रामपाल हैं, बहुत मतलब बड़ा हैवीवेट स्टार कास्ट है, और उसके बीच में आप भी हैं। आपका किरदार बड़ा जबरदस्त है, आपका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब एक्टर्स अपना नेबरहुड देखते हैं तो क्या कभी आपको भी एक इनसिक्योरिटी होती है? जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि अरे ये एक्टर उस एक्टर को खा जाएगा, ये उसको खत्म कर देगा, इस प्रकार की जो चीजें। सर, जो मजे हुए कलाकार होते हैं, जो अपने रोल में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि सबको पता होता है कि मुझे इसी में मुझे बेटर करना है। इसके इस दायरे के बाहर मैं अगर जाऊंगा, मैं कोशिश भी करूंगा, तो या तो काट दिया जाएगा या मैं खराब लगूंगा। तो यू हैव टू रिमेन इन योर कैरेक्टर एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। अगर हर आदमी यही सोचता रहेगा ये लाइन उसकी नहीं मेरी होनी चाहिए, तो फिर वो हीरो अकेला ही फिल्म बना ले, औरों को क्यों ले रहा है भाई? आप एक एक्टर हैं, प्रोफेशनल एक्टर हैं, कलाकार हैं। थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि आप इस फिल्म में नहीं हैं और आप इसे एक दर्शक की तरह देख रहे हैं, और पूरे देश में इस समय अक्षय खन्ना का नाम लिया जा रहा है कि अक्षय खन्ना ने कमाल कर दिया है, क्या जबरदस्त वापसी उन्होंने की है। क्या आप मानते हैं कि अक्षय खन्ना का जो काम है वाकई में ऐसा है, इतना जबरदस्त उन्होंने काम किया है कि देश में इतनी चर्चा उनके बारे में हो रही है? हाउ डू यू रेट हिम? क्योंकि आपने साथ में काम भी किया होगा पहले, आपने उनकी मेहनत भी देखी होगी। उनका अगर कोई अलग स्टाइल है, मुझे पता नहीं, मैं कभी उनको मिला नहीं हूं, लेकिन हो सकता है उनका काम करने का तरीका, उनका लाइफ स्टाइल बाकियों से अलग हो, और फिर आप उनको एक दर्शक की तरह देखते हैं, तो कैसा पाते हैं आप? देखिए, एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मतलब आपसे क्या, ऑडियंस से शेयर करना चाहता हूं कि एक एक्टर को इतना पता नहीं चलता कि दूसरा एक्टर अपने रोल के बारे में क्या प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आज मेरा सीन है, मेरा अक्षय का सीन है, तो हम दोनों ने सीन पढ़ तो लिया, लाइनें भी पढ़ ली, हमने आपस में बोल भी ली, लेकिन अंदर मैं क्या प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरा वो अंदर से क्या जज्बा निकलेगा, मेरे जो हिडन मेरे जज्बात हैं वो किस तरह से मेरे चेहरे पर आएंगे, मैं कहाँ कॉमा लगाने वाला हूँ, कहाँ मैं एक लुक के लिए वेट करने वाला हूँ, वो उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। वो मुझे दूसरे एक्टर के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा, ना किसी दूसरे एक्टर को मेरे बारे में मालूम पड़ेगा। वो जब हम करने के लिए आएंगे तब हम उसको इन यूनिसन लेकर आएंगे, एंड द डायरेक्टर विल फील कि नहीं यार, ये इसको ऐसा ऐसा करते 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 या नाउ इट्स वर्किंग फाइन। तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा एक एक्टर दूसरे एक्टर से इनसिक्योर हो रहा है, फिर तो कोई फिल्म अच्छी बन ही नहीं सकती अगर ऐसा हो तो। जी, तो आप कह रहे हैं कि कई बार जो दो एक्टर्स हैं वो एक दूसरे को सरप्राइज भी करते हैं, और सरप्राइज बिल्कुल सामने आके ही करते हैं, तभी पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल करते हैं। अब देखिए, फिल्म में एक सीन है कि अक्षय मुझसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि असलम
वापस आ रहा है। तो मैं कहता हूं कौन? आतिफ असलम। तो हालांकि बात संजय दत्त के बारे में हो रही है, वो भी वही बात कर रहे हैं, और मुझे मालूम है कि मैं घुमा के एक टॉपिक को मतलब इग्नोर कर रहा हूं, उनकी बात को इग्नोर कर रहा हूं, और बात में मैं आता हूं, अच्छा तो अरे यार छोड़ो यार, अच्छा तो उसकी बात करो। तो ये जब हमने रिहर्स किया, तो रिहर्स करते वक्त उसका हर रंग तो हम नहीं बोलेंगे ना, लाइनों को रिहर्स करते हुए उस चीज का हर रंग तो नहीं बोलेंगे, उस चीज का हर रंग तो शॉट के टाइम पर ही आएगा। जो छोटी छोटी पॉजेज हैं, जो गैप्स हैं, लुक्स हैं, एक आध लाफ्टर है, एक आध स्माइल है, वो तो जब परफॉर्मेंस के बिल्कुल एंड, और फिर डायरेक्टर देखेगा कि नहीं ये ऐसे वर्क कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, इसको चलो थोड़ा ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, एंड इट बिकम्स जी। आपका सबसे पसंदीदा सीन या डायलॉग कौन सा था इस फिल्म में? अब मैं वो जो बोलने वाला हूं, अगर आप उसको भी पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे वो मत बोलिएगा क्योंकि लाइव है। ठीक है। लेकिन आप उसकी जगह कुछ और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो जब मैं उसके घर में जाता हूँ, और मैं गया हूँ झगड़ा करने उससे, को मेरी बेटी को ले गया है, मेरी बेटी, मैं इतना पैसे वाला आदमी हूँ, मेरी बेटी एकदम स्लम एरिया में रह रही है उसके साथ, और मैंने एक मोटी सी गाली निकाली, वो गाली का एक ऑल्टरनेट देता हूँ कि हरामजादे, है वो 19 किया तो 30-32 का तो होगा तू, तो जो शर्मो है कि नहीं के, यू नो। तो वो, और एंड में करते 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 फिर उसको वो उस पर चिल्लाने के लिए आता है, उसको नीचा दिखाने के लिए आता है, जब उसको मालूम पड़ता है कि यार ये तो पावर हाउस होने वाला है आगे का, ये मेरे काम का आदमी है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके हाथ चूम लेता है, एंड ही एक्सेप्ट्स हिम एज हिज सन इन लॉ। वो एक गजब का सीन है, और इसमें हैट्स ऑफ टू दी डायरेक्टर एंड द राइटर, जो आदित्य धर दोनों है, राइटर भी डायरेक्टर भी, मतलब कमाल का कंसीव किया उसने वो सीन, बहुत अच्छा। मैंने वो सीन देखा और मैंने देखा कि आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं कैसे वो बदलते चले गए। गुस्सा आया, फिर वो गुस्सा ठंडा हो रहा है, उसके बाद सिंपैथी आ रही है, फिर कुछ आप आगे का सोच रहे हैं, और फिर आप खुश हो जाते हैं, एंड देन फिर आप हालात से समझौता कर लेते हैं। और वो कई बार ऐसा लगता है कि बिना डायलॉग के बोले ही आपके चेहरे से समझ में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर भाई। अब लेकिन अब जैसे मैंने आपसे कहा, तो अब रिहर्सल के टाइम पे ये बात मैं थोड़ी कर सकता हूँ सब कुछ अपने को एक्टर के साथ, वो तो जब जिस शॉट चलेगा तब धीरे धीरे वो एक्सप्रेशन आने शुरू होंगे। आपने अक्षय खन्ना के साथ भी कई आपके सीन थे, जैसे शुरुआत में जब आप अस्पताल में आते हैं जी, और नाटक करते हैं ये कि आप बहुत में पानी भर जाए, जब आप नंगे पैर दौड़ के आ रहे हैं। जी जी जी। तो अक्षय के साथ जो आपके सीन थे, अक्षय खन्ना के साथ, और क्योंकि अक्षय की इतनी बात हो रही है, अक्षय के साथ काम करना आपको कैसा लगा, और क्या आपने उनके बारे में कुछ डिफरेंट पाया, कुछ अलग पाया? देखिए, अक्षय खन्ना बहुत ही कुछ ऐसे एक्टर होते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं, अक्षय खन्ना है, कुछ ऐसे एक्टर होते हैं जो अपनी एनर्जी को एकदम वहां तक बचा के रखते हैं और वहीं पे उसका मुजाहरा करते हैं, उसकी जो है एग्जीबिशन वहीं करते हैं जब कैमरा शुरू होता है, शॉट शुरू होता है। अक्षय खन्ना उनमें से हैं, वो बहुत इंटरनलाइज करते हैं हर सीन को, और सेट पे अकेले बैठते हैं, ज्यादा किसी से मिंगल अप नहीं होता, अनलेस कोई छोटा मोटा मतलब जोक हो तो कोई बातचीत हो। मेरे साथ तो खैर बहुत ही उनकी बातचीत हुई, वी डिस्कस माय थिएटर विद हिम, माय प्लेज विद हिम, जो मैं नाटक करता रहता हूँ थिएटर, उन्होंने कहा भी कि वो आएंगे। लेकिन फिर भी सीन जो है जिस समय शुरू होता है उसी समय एक्टर एक अपने, क्योंकि सबको, डायरेक्टर को भी मालूम है कि सब मजे हुए कलाकार हैं, जो मुझे चाहिए उसका पहले दूसरे टेक में एक 90% तो आ ही जाएगा, फिर उसको तराश के उसको 100% वो ले आएंगे। जी राकेश जी, ये भी एक स्पाई फिल्म है, लेकिन अभी तक हमने जो स्पाई फिल्म देखी हैं, जिन्हें मैं कहता हूं बड़ी डिजाइनर स्पाई यूनिवर्स की जो फिल्में होती हैं, जिसमें हीरो बहुत शानदार दिखता है, डिजाइनर कपड़े पहनता है, शानदार रिजॉर्ट्स में होते हैं, छोटे-छोटे कपड़ों में बिकिनी गर्ल्स होती हैं, प्राइवेट जेट्स में वो सफर करते हैं, और एक फिल्म ये है। दर्शक को वो अच्छी लगेगी या ये, और असली फिल्म कौन सी है? मुझे लगता है कि असली फिल्म तो यही है सर, क्योंकि ये फिल्म में अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो
मैं आपको ये बड़ी बहुत जो आदित्य धर ने किया है वो एक बहुत ही हैरत अंगेज कारनामा है। वो इसलिए है, इस फिल्म में कमर्शियल कोई भी बात नहीं है। कोई ऐसा आधे कपड़ों में किसी लड़की का डांस नहीं है, कोई ऐसा लव अफेयर नहीं है कि मतलब कि जो बहुत इमोशनल हो, जिससे लोग जुड़े। इसमें सिर्फ एक चीज है, देश प्रेम बहुत है कि एक आदमी अपने देश के लिए दूसरे देश में जाकर क्या क्या कर रहा है और बाकी लोग जो इससे पहले गए हैं वो भी क्या कर रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बता रहा हूं इस देश में ये है कि हम अपने देश में इतना पीसफुली उठ रहे हैं, रह रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जब मर्जी जहां मर्जी जा रहे हैं, जो मर्जी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, हमारे आसपास कोई बम नहीं फट रहे हैं। इसके पीछे कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो अपनी जान पे खेलकर पता नहीं क्या क्या देश के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी जो भावना है ये कमर्शियल नहीं है, ये एक इमोशन है जो ऑडियंस के साइक को झंझोड़ रही है कि देखो हमारे लिए इतना कुछ हो रहा है और हम हर एक। इस फिल्म में एक डायलॉग है, हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। अब इस फिल्म के रिलीज होने के बाद भी ये जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं वो इस फिल्म की लगातार आलोचना कर रहे हैं। उन सब लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इस पर पॉलिटिकल पार्टीज भी आ गई हैं, इस पर अलग अलग बुद्धिजीवी जो हैं वो भी आ गए हैं, अपने आप को पाकिस्तान के जो दोस्त कहने वाले लोग हैं वो भी आ गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये फिल्म तो अच्छी बात नहीं है, ये तो बड़ी जहरीली फिल्म है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो अपने ही देश में रहकर इस फिल्म को गिराने में लगे हैं? देखिए, उन लोगों को तो जनता ने जवाब दे ही दिया है, क्योंकि अभी फिल्म को लगे हुए देखिए 4-5 दिन हुए हैं और मैं कम से कम ऐसे 20 लोगों को जानता हूं जो ऑलरेडी फिल्म 2 या 3 बार देख चुके हैं और फिर से देखने का प्लान बना रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये देखिए क्या है, जहां पर मतलब धूप रहेगी वहां छांव तो रहेगी, जहां पर पानी रहेगा वहां पर आग के आसपास ही होगी कहीं ना कहीं। तो ये एक कहना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह की सोच तो हमारे मतलब रहेगी हमेशा, आप उसको मिटा नहीं सकते। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो किस आराम से आज, जबकि सारा ऑलमोस्ट आई कैन से half of the world is living in some kind of uncertainty in every country के आज पता नहीं उठेंगे तो हमारा घर भी सलामत होगा या नहीं होगा। उस माहौल में हम इतने सिक्योरली अपने घर में रह रहे हैं। जी, आखिरी सवाल आपसे ये है, धुरंधर के सुपर हिट होने के बाद उसके बाद का जीवन आपका कैसा है और क्या बदलाव आया जीवन में, या सब वैसा ही है? मैं इन चीजों में ज्यादा सोचता नहीं सुधीर भाई, मैं हमेशा आई लिव बाय द डे, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब कैसा बदलाव आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी अच्छी बात है। इतने साल मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूं, मैंने अच्छा जैसा भी काम किया है तो ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। इसके बाद अपनी फीस तो आप बढ़ा ही देंगे? ये आपको क्यों बताऊं ठाकुर। पर मैं उम्मीद करता हूं आपकी फीस भी बढ़ेगी, आपका स्टारडम भी बढ़ेगा, आपकी लोकप्रियता जो पहले से ही इतनी शानदार है और आगे बढ़ेगी और आप लोगों को अलग अलग शेड्स के ये जो रोल्स हैं ये ऐसे ही दिखाते रहेंगे। राकेश जी, इट वाज ए प्लेजर टू स्पीक टू यू, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सुधीर भाई, एंड कीप द गुड वर्क गोइंग, आई रियली लव द वे यू स्पीक। थैंक यू सो मच सर। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर मजहबी सियासत क्यों हो रही है और कुछ सांसद ऐसे क्यों हैं जिन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। वो सांसद कौन है आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। खादी
सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित बायर। हमारे यहाँ हर चीज में मजहब को ढूंढ लिया जाता है, फिर चाहे वो फिल्म हो या फिर हमारा राष्ट्रगीत। क्या आपने कभी सोचा था कि हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम का भी धर्म खोज लिया जाएगा और इस पर हमारे नेता फिर राजनीति शुरू कर देंगे? अभी हाल ही में संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हुई और उस चर्चा के दौरान कुछ ऐसे सांसद थे जिन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। सबसे पहले ये देखिए। हमारे जज्बात की भी कदर की जानी चाहिए। बाकी हम खड़े भी हो जाएंगे जिस वक्त आप गाएंगे, लेकिन हम ये बोल नहीं सकते हैं। हमारा मैं बताऊंगा क्यों। हमारा ईमान जो है वो सिर्फ एक अल्लाह है और इस्लाम में एक ही चीज है जिससे हम मुसलमान कहलाए जाते हैं, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खुदा एक है और मोहम्मद उसका रसूल है। लेकिन एक मुसलमान को यह भी इजाजत नहीं है कि वो अपने प्रॉफिट के सामने झुके, नहीं झुक सकते हैं प्रॉफिट के। हमारा झुकना जो है, हमारा प्रोस्ट्रेट होना जो है, वो सिर्फ एक अल्लाह के पास और किसी के सामने हम झुक नहीं सकते हैं। किसी डीटी के सामने, किसी भगवान के सामने एक मुसलमान नहीं झुक सकता। वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। और किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आजादी नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता है। आप गाइए और हमें वो आजादी दे दीजिए। ये मजहबी आजादी मुझे आपसे दूर नहीं करता। वही मजहब जो मुझे ये कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन। आप पढ़ो वंदे मातरम, मुझे कोई एतराज नहीं है। वंदे मातरम के जो शब्दावली है उसके ऊपर हमारा मजहबी वो है। मैं आपसे नहीं कह सकता कि आप नमाज पढ़ो, मैं आपको कह दूंगा कि नमाज पढ़ो, आप नहीं कह सकता। तो ऐसे ही वंदे मातरम की शब्दावली से आप पढ़िए ना, आप करिए। आप हमारे यहाँ सजदा सिर्फ अल्लाह को है, सजदा सिर्फ अल्लाह को है और सजदा इसी जमीन पर होता है। बिला वजह के तमाशा क्यों है भाई? आप इन सांसदों की राय से सहमत हैं या सहमत नहीं हैं, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित बायर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है।
वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। मौत कभी अचानक आती है तो कभी दबे पांव। दुर्घटना प्रभावित गर्भवती महिला, थैलेसीमिया रोगी के लिए रक्त का अभाव जानलेवा हो सकता है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आप बन सकते हैं सुपर हीरो। रक्तदान करने से कम नहीं होता, गर्व होता है, जान बचाने का गर्व। आखिरकार मैं 18 की हो गई, तो इस बार मैंने वोट भी डाला और खून भी दे पाई। 65 साल की उम्र तक 177 बार किया स्वैच्छिक रक्तदान और यही है मेरा अभिमान। कीजिए रक्तदान और बनिए किसी के चेहरे की मुस्कान। लेकिन नन्ही सी जान आपका हमेशा करेंगे सम्मान। आप हो मेरे सुपर हीरो। रक्तदान यानी जीवन दान। थैंक यू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डिवीजन DGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जो सच बोलता है वो सबका नहीं होता, और जो सबका होता है वो सच नहीं बोलता। नमस्कार।